PHDE 143 प्रेमचंद, ठीक है। इसका क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 15 है, यानी चैप्टर नंबर 15 है ईदगाह कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन। इससे पहले मैंने चैप्टर 14 भी बताया था, ठीक है। तो दोनों को साथ में ही पढ़ना, या अगर वीडियो देखना होगा तो दोनों को साथ में देखना, यानी सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 की वीडियो देखना, उसके बाद चैप्टर नंबर 15 की वीडियो देखना। अगर आपको पढ़ना भी है, अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो सबसे पहले 14 को पढ़िए, फिर 15 को, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों साथ में ही करेंगे। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो एग्जाम में आता है 15.3 देखेंगे, यानी चरित्र चित्रण, यानी ईदगाह कहानी जो है इसमें चरित्र किसके हैं। अगर मैं मेनली अगर बात कहूँ तो एक तो हामिद है, ठीक है, जो बच्चा है जो हामिद है उसका चरित्र चित्रण है, और इसकी जो उसकी दादी है अमीना, उसका 2 लोगों का मोस्टली कैरेक्टर इसमें दिया गया चरित्र। फिर उसके बाद हम इस कहानी के बारे में बात करेंगे, कहानी कब की। वैसे भी कहानी आपको मैंने शुरू में बताया था कि कहानी 1933 जो चांद पत्रिका होती है इसमें छपी, यानी 1933 के आसपास का परिवेश है। फिर उसमें देखोगे इसका 15.5 में क्या रहेगा, संरचना शिल्प, यानी 15.5 में संरचना, यानी इसकी भाषा और शैली, भाषा शैली लिखने के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आपके लिए जो इसमें रहेगा देखा, शीर्षक की उपयुक्तता, यानी शीर्षक कितना सार्थक है या शीर्षक कितना उपयुक्त है, ये इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाले सेक्शन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है या आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कथा वस्तु भी एक बार थोड़ा पढ़ लिए, लेकिन कथा वस्तु मोस्टली आता नहीं, कथ्य बताओ, ठीक है, कई बार आ भी जाता है, जिसको भी एक बार जरूर देख लें। तो चलिए जो जो इंपॉर्टेंट रहता है उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों को आज हम इसमें शुरू करते हैं। तो कथ्य वस्तु जो आपकी बतानी पड़ेगी, यानी इस पूरी कहानी को आपको बताना है। यानी सबसे पहले जैसे आप लिखोगे भाई कथा वस्तु में कहानी का आरंभ कैसे हुआ है, ठीक है, या कहानी के मध्य कैसे है, बीच में कैसे कहानी कैसे चलती, यानी इसका मनोभाव का जो चित्रण है, ठीक है। फिर इसको लिखते हुए आपको फिर कहानी का अंत लिखना पड़ेगा, यानी कहाँ पर आकर के प्रेमचंद जी इस कहानी को समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हर एक कहानी का आपको क्या कथा वस्तु या आपको इसका कथ्य बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा हम इसमें देखेंगे, हमारे लिए जो मैंने आपको बताया 15.3 में आएगा क्या है, चरित्र चित्रण, ठीक है। 15.3 ओपन कर लो भाई, चरित्र चित्रण, इसको खोल लो किताब में, ठीक है। देखिएगा ईदगाह चरित्र प्रधान कहानी, यानी ईदगाह जो कहानी क्या है, चरित्र प्रधान कहानी है, और चरित्र प्रधान कहानी की सफलता पात्रों के कुशल और वास्तविक चिंताकन, कह सकते हैं जो चरित्र प्रधान कहानियां होती हैं उसमें जो चरित्र हैं, जो कहानी में पात्र हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। प्रेमचंद के चरित्रों में नामवार सिंह टिप्पणी है, अमर कथाएं चरित्रों की सृष्टि की मूल संरचना है, जनता के प्रति अगध प्रेम और अचूक वर्ग चेतना है। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्रेमचंद अपने समकालीन लेखकों से बड़े हो गए। नहीं कह सकते प्रेमचंद जी जो हैं चरित्र प्रधान कहानियां लिखते हैं, जनता से उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, और वह एक जो बड़ा वर्ग है उसकी चेतना को उन्होंने जगाया है। इन्हीं विशेषताओं के कारण कह सकते हैं कि प्रेमचंद अपने समय के जितने कहानी लिखने वाले थे, या कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी के समय जितने भी कहानीकार थे, उन सभी कहानीकारों में अगर बात करें तो प्रेमचंद का एक बहुत बड़ा स्थान है, ठीक है। ईदगाह कहानी में भी यह बात हमें दिखाई देती है, यानी ईदगाह कहानी में भी यह बात दिखती है, जहां पर हामिद और अमीना जैसे यादगार चित्र हैं। यानी कह सकते हैं कि इसमें जो हामिद है और जो उसकी दादी है जो अमीना, जैसे यादगार चित्रों को यहाँ पर प्रेमचंद दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये केवल इस कहानी के चरित्र ही नहीं है, बल्कि हमारे वर्ग चरित्र भी बन जाते हैं। अर्थात साहित्य में बच्चों की बात कीजिए तो हामिद याद आए, और बूढ़ों की फहरिस्त बन जाए तो अमीना याद आएगी। यानी कह सकते हैं कि अगर मैं बच्चों की बात करूं तो भाई बच्चों के रूप में लोग कह सकते हो कि हामिद जैसे बच्चों को लोग याद करेंगे, और बूढ़ों की बात करूं तो लोग अमीना जैसे लोगों को कैरेक्टर, यानी कह सकते हैं कि प्रेमचंद इतने ज़्यादा प्रसिद्ध लेखक हैं कि जैसे कह सकते हैं कि जैसे किसी फिल्म में किसी हीरो को डायलॉग या हीरो का जो कैरेक्टर होता है वो जनता में फेमस हो जाता है, उसी प्रकार से कह सकते हैं कि प्रेमचंद की जो कहानियां हैं इसमें जो पात्र हैं, जैसे भाई हामिद जो पात्र है या जो अमीना जो पात्र है, ये लोगों के मन में और मस्तिष्क में बस जाते हैं, ठीक है। प्रेमचंद ने कहानी के संदर्भ में स्वयं लिखा है, आजकल की आख्याएं के समय की गति और रुचि में बहुत कुछ अंतर हो गया है। प्राचीन
आख्यांकिका कौतूहल प्रधान होती थी और आध्यात्मिक विषयक। वर्तमान आख्यायिका साहित्य के दूसरे अंग की भांति मनोवैज्ञानिक विश्लेषक और मनोरहस्य का उद्घाटन करने का उद्देश्य साझा करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि प्रेमचंद मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर जोर दे रहे हैं। वो आगे लिखते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह कहानी है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य, नहीं, प्रेमचंद कहते भैया कि सबसे अच्छी कहानी या सबसे बेहतर कहानी वह कहानी है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। साधु पिता को अपने कुशासीन पुत्र की दशा में दुखी होना मनोवैज्ञानिक सत्य है। इस आवेग में पिता के मनोभाव को चित्रित करना और तदानुकूल उसके व्यवहारों को प्रदर्शित करना कहानी को आकर्षक बना सकता है। बुरा आदमी भी बिल्कुल बुरा नहीं होता, कहीं ना कहीं उसमें देवता अवश्य छिपा होता है। यह मनोविज्ञान सत्य, यानी कह सकते कि भाई कितना खराब से खराब इंसान हो, दुष्ट से दुष्ट आदमी हो, ठीक है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक देवता यानी अच्छा आदमी जरूर रहता है। उस देवता को खोलकर दिखा देना सफल लेखक का काम है। विपत्ति पर विपत्ति पड़ने से मनुष्य कितना दिलदार हो जाता है, यहाँ तक कि वह बड़े से बड़े संकट का सामना करने के लिए ताल ठोंक कर तैयार हो जाता है। इसकी दुर्भाग्यना भाग जाती है। उसके हृदय में किसी कथा स्थान में छिपे हुए जौहर निकल आते हैं, हमें चकित कर देते हैं। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। एक ही घटना या दुर्घटना भिन्न भिन्न प्रकृति में मनुष्यों पर, कह सकते कि मान लो एक ही घटना है तो हर पहलू में क्या करती है, वह इंसानों पर या व्यक्तियों पर क्या करती है, अलग अलग रूप से क्या करती है, वह प्रभाव करती है। एक ही घटना या दुर्घटना भिन्न भिन्न रूप से प्रभावित कर सकती है। ठीक है। कहानी में इसी को सफलता के साथ दिखाया गया है तो कहानी अवश्य आकर्षक होगी। किसी समस्या का समावेश कहानी को आकर्षक बनाने में सबसे उत्तम है। जीवन में ऐसी समस्याएं तो नित्य ही उपस्थित होती हैं जिनको पैदा होने वाला द्वंद्व आख्यांका को चमका देता है। प्रेमचंद ईदगाह जैसी कहानी में यही करते हैं। यहाँ पर अमीना और हामिद के मध्य पैदा हुआ द्वंद्व, जिसे यानी एक प्रकार से हामिद और उसकी दादी के प्रति जो अमीना उसके बीच में जो द्वंद्व है उसको एक प्रेम से खत्म करते हैं। वह मनुष्य के मन को गहराई से जानने वाला कोई लेखक ही रह सकता है। नहीं कह सकते प्रेमचंद जो है भैया कि मनुष्य के मन में क्या गहराई है, क्या भाव है, उसको अच्छे से जानते हैं और उसको लिख भी रहे हैं। पूरी कहानी में इसके उदाहरण हमें मिलते हैं। ईदगाह जाने के लिए गांव के बच्चों में बेचैनी है। मेले के लिए पैसे को कुबेर का खजाना समझ रहे हैं लड़के। लड़कों का मिठाई देख करके मचलाना, हामिद के दोस्तों द्वारा चिढ़ाए जाना, लेकिन फिर भी महमूद द्वारा अपने केले हामिद के साथ साझा करना, कुछ ऐसी बातें हैं कि प्रेमचंद कहानी की कला विशेषता बताते हैं। वह मनोभावों का कुशल चित्रण करते हैं जो कि मनुष्य के भीतर बैठे हुए आशा और अमर स्रोतों के रूप में हम यहाँ पर कह सकते हैं या की गई है। तो इस प्रकार जो कहानी है वह चलती रहती है। एक प्रकार से उसकी दादी जो है उसके बारे में या जो बच्चा जो हामिद है उसके मनोभाव या उसके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, पूरी तरीके से इस कहानी में प्रेमचंद जी ने वहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या बता रहे हैं। कहानी के वाचन की प्रक्रिया में आपने देखा होगा कहानी में मुख्यतः दादी अमीना और पोते हामिद का चित्रण, यानी पूरी तरीके से भैया जो कहानी है वह दादी अमीना और जो उसका पोता है हामिद उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी या पूरी स्टोरी चलती है। गौण चरित्रों में चौधरी भी है। हामिद रूप में प्रेमचंद अपना अमर और विशिष्ट चरित्र गढ़ रहे हैं और जो निश्चलता से अतीम वही निर्धनता में बेबस और निरूपण हो चुकी अमीना के आंसू हिंदी कहानी के इतिहास में ना भूले जाने वाला दृश्य है। कहानी का अंतिम दृश्य है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो हो अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यानी कह सकते कि जब वह चिमटा लेकर के हामिद आता है तो किस प्रकार उसकी दादी थोड़ा भैया गुस्सा करती है कि पूरे दिन गया था मेले में और ईदगाह गया था, वहां पर कुछ खा पी लेता, लेकिन इसने कुछ खाया पिया नहीं है। लेकिन जब वो चिमटा लेकर के आता है और बताता है कि दादी आपकी उंगलियां जल रही थी इसलिए मैं चिमटा लेकर के आता हूँ, तो उसकी दादी बहुत गदगद हो जाती है इस पर, यानी गदगद हो गई। उस बात को प्रेमचंद जी यहाँ लिखते हैं। ठीक है। यहाँ प्रेमचंद यह भी लिखने के लिए खुद को रोक नहीं पाते हैं कि बच्चे ने किस तरह से खुद पर नियंत्रण करके मिठाई का ना खाने का निश्चय किया। यानी किस प्रकार से भैया जो हामिद बच्चा है उसने भैया मिठाई नहीं खाया, यहाँ पर गया था, उसने खुद पर कंट्रोल किया। वह अपने लिए खिलौने नहीं लाता है
लेकिन दादी के लिए चिमटा लाया है ताकि उसके हाथ ना जले। प्रेमचंद इन्हें पात्रों को चरित्र बदल देते हैं, यानी इन्हीं पात्र जो होते हैं इनको चरित्र बना करके पेश करते हैं। और आगे देखिए तो दादी की शक्ल बूढ़ी अमीना का कोई भी भुला ना सके, यानी ये कह सकते हैं दादी का जो कैरेक्टर है अमीना जो है और जो हामिद है, ये सिर्फ कैरेक्टर पात्र नहीं, लंबे लंबे समय तक इनको लोग जानेंगे, लोग पढ़ेंगे। यानी इस प्रकार के कैरेक्टरों को प्रेमचंद्र जी यहाँ पर कह सकते हो भाई प्रेमचंद ने लिखा है। आगे देखिएगा इस कहानी के परिवेश के बारे में बात करते हैं। 15.4 में क्या है परिवेश, देखिएगा कहानी में केवल हामिद की निर्धनता का ही चित्र नहीं, यानी सिर्फ भाई हामिद जो है बच्चा छोटा था या दादी उसकी जो गरीब है उसका ही चित्र नहीं है। कहानी की शुरुआत एक सामान्य टिप्पणी से गांव वासियों के संबोधन में आई है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, किसी ने एक रोजा रखा है वह भी दोपहर तक, तो किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी सबके हिस्से में। यानी कह सकते कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने तो रोजा तो नहीं रख पाए हैं, ठीक है, लेकिन किसी ने आधा रखा, किसी ने एक भी नहीं, लेकिन सबको ईदगाह यानी ईद वाले दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार है और सभी ईदगाह जाने के लिए खुश हैं। रोज बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, यानी रोजे तो भैया बड़े लोगों के लिए होता है, लेकिन ईद तो सबके लिए है। रोज ईद का नाम रटते हैं, आज वह भैया आ भी गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हीं गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इसकी बला से ये तो सेवइयाँ खाएंगे। क्या वह जानने के लिए अब्बा जान क्या बदहास चौधरी कयामत अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर है कि चौधरी आंखें बदल लो या सारी ईद मुहर्रम हो जाए। यानी कह सकते हैं कि जो भाई ईद है बच्चों के लिए तो ईद है, उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं हैं, ठीक है, तो बच्चे खुश हो रहे हैं, ठीक है। और उनको जो थोड़े से पैसे मिले हैं ईदगाह जाने के लिए वो तो समझ लो कि उनको समझ लो खजाना मिल गया। लेकिन ईद के दिन भाई सेवइयाँ बनती हैं, तो सेवइयाँ बनाने के लिए कितना दूध है, कितना शक्कर है, कितना चीनी है, उसके लिए तो जो घर के बड़े हैं वो चिंतित हैं, ठीक है। घर के बड़े ईद की तैयारी कैसे करें इसके लिए कयामत अली से पैसे मांगने तक जा रहे हैं, लेकिन अगर कयामत अली मना कर दें तो ईद सारी मुहर्रम में बदल जाएगी। लेकिन बच्चे जो हैं उनको तो भैया ईद है, ईद गए ईदगाह जाएंगे, मेले जाएंगे, इस प्रकार के उनके मन में भाव क्या कह सकते हो भैया उठ रहे हैं। और हामिद के जीवन की झलक इस प्रकार दिखाई देती है। हामिद के पांव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसे कोटल काला पड़ गया है, यानी उसका जो कोटल ऊपर का जो सिरा है, ठीक है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियों और अम्मी जान नियामत लेकर आएंगी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान, ठीक है, तो वह दिल में अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन, नूर और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर पर दाना नहीं है। आज आबिद होता तो इस तरह की ईद नहीं चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसी ने बुलाया तो इस निगोड़ी ईद को। अपने घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के जीने मरने से क्या मतलब। उसका अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बदल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देती है। यानी कह सकती कि दादी जो अमीना है भैया सोच रही उसका जो भाई बच्चा है, उसका जो पोता है, उसके जो माँ बाप हैं वो है नहीं, यानी उसका लड़का तो है नहीं, लेकिन आज होता तो इस प्रकार से उसकी ईद जाती नहीं, ठीक है। कह सकते कि दादी सोच रही पता नहीं कहाँ से ईद आ जाती है, ये सारी चीज़ें लेकर के आती है, अगर ईद नहीं आती तो शायद खुशहाल रहती। यानी ईद में भैया हर चीज़ को बनाना है, सेवइयाँ बनानी है, बनाना है, उसके लिए बूढ़ी दादी के लिए, गरीब दादी के लिए सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। लेकिन हामिद की कह सकते हो कि जो हंसी है, खुशी है, उसको देख करके वो कई बार प्रसन्न नहीं हो जाती है। सामान्य मनोविज्ञान यह है कि बच्चे सारी तमाशे की चीज़ें और खाने पीने की वस्तुएं सामान्य रूप से उत्कृष्ट होते हैं, लेकिन कहानी में असामान्य बात हुई है कि हामिद अपने 3 पैसे से कुछ नहीं खाता। हामिद को दादी ने भैया 3 पैसे दिए थे, लेकिन हामिद कुछ भी नहीं खाता है, ठीक है, और ना ही कोई खिलौने खरीदता है। हामिद अपने 3 पैसे से क्या करता है कि वह चिमटा खरीदता है। क्यों? उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है
तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ दादी का जल जाता है, अगर वह चिमटा लेकर जाए तो दादी को दे दे, वह कितना प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा होगा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर देर की ही तो खुशी है, फिर तो खिलौने से कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट कर बराबर हो जाएंगे। छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद कर के लेंगे और तोड़ देंगे। चिमटा कितना काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक दो, कोई आग मांगने आए तो चिमटा चूल्हे से निकाल करके उसको आग दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। क्या प्रेमचंद यह बात बता रहे हैं कि निर्धन में मनुष्यता की कसौटी पर कम खरे नहीं उतरे? असल में प्रेमचंद निर्धनता के बावजूद चरित्रों की उज्ज्वलता नहीं बता रहे, बल्कि वह निर्धनता में संकटों और मुसीबतों का वर्णन करते हुए जानते हैं कि निर्धन कोई शत्रुता स्थिति नहीं है। हाँ, वह निर्धन होने के बावजूद आशा और उत्साह में बुद्धिमान नहीं होने देते। निम्न वर्ग के लोग से उन्हें पूरी सहानुभूति है और उनके दुर्गुणों को भी वह नज़रअंदाज नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें भी विपत्ति और कठिन स्थितियों का देन समझते हैं। यानी कह सकते कि हामिद जो बच्चा है, ठीक है, जब वह चिमटा खरीदने जाता तो उसके मन में आता भैया खिलौने क्यों ले, खिलौना टूट जाएगा, ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं, लेकिन अगर मैं दादी के लिए चिमटा लेता हूँ फिर दादी का कभी भी हाथ नहीं जलेगा, ठीक है। और चिमटा जो रहेगा उससे आग निकाल सकते हैं, उससे रोटी सेक सकते हैं, कोई आग मांगने आएगा तो चूल्हे से आग निकाल करके दे देंगे। इस टाइप का क्या कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। नहीं, प्रेमचंद जी कह सकते हो कि यहाँ पर निर्धनता और गरीबी को क्या उस किस प्रकार से वह चित्रण करते हैं, और वहाँ पर एक बच्चे के माध्यम से, जो हामिद बच्चा है उसके माध्यम से कह सकते हैं कि वह कितना परिपक्व दिखाई देता, हमें कितना बड़ा, और वो बच्चा हमें कितना समझदार दिखाई देता कि अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लेकर के जा रहा है ताकि दादी का हाथ ना जले। क्योंकि उसकी जो दादी अमीना है जब खाना बनाती है, जब वो तवे से रोटियां उतारती है तो उसकी जो उंगलियां हैं वो जल जाती हैं, ठीक है। लेकिन चिमटा घर में है नहीं तो 3 पैसे उसने दिए, भाई मेले में ले जाना, कुछ चीज़ खरीद लाना, लेकिन वो क्या करता है, कोई और चीज़ नहीं खरीदता है, बल्कि अपनी दादी के लिए क्या करता है, एक चिमटा खरीदता है, ठीक है। हामिद क्या करता है, दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है ताकि दादी का कभी भी हाथ ना जले, इसलिए वो चिमटा लेकर के आया है अपनी दादी के लिए, ठीक है। फिर इसको देखोगे 15.5 में आएगा तो क्या दिया गया है, इसका संरचना शिल्प दिया गया है। संरचना शिल्प में हम इस संरचना शिल्प जो होता है एग्जाम में जरूर आता है, संरचना शिल्प में हम इसकी भाषा और शैली लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी शैली की बात करेंगे। कहानी में प्रेमचंद कला के संदर्भ में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक प्रेमचंद और उसका युग में लिखा है, प्रेमचंद ने ग्राम कथाओं की कहानी कहना सीखा है, ना कि नकल की। यानी कह रहे हैं कि भैया जो प्रेमचंद हैं वह गांव देहात की कहानी कहते हैं, उन्होंने किसी का कॉपी नहीं किया है, किसी की नकल नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सीखा है इस चीज़ को। उनकी शैली आमतौर पर व्यंग प्रधान होती है। यानी अगर हम प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद की जो शैली है ज़्यादातर हम देखते हैं कैसी है भैया, व्यंग प्रधान होती है, व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, ठीक है। उसमें एक तरह का कसाव होता है, और काव्य तत्व में ग्राम कथाओं में कभी कभी मिलता है। ग्राम कथाओं को एक विशेषता यह है कि उनमें कथा का काफी प्रसार रहता है। नहीं कह सकते कि प्रेमचंद की जो कहानी है, ठीक है, जो ईदगाह है गांव की कहानी है, ठीक है, और गांव की कहानियां प्रेमचंद बहुत ज़्यादा ही अगर बोलोगे तो हमें लिखते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। उनमें स्थान हो, गांव की कहानियों में समय है, घटना है, इसकी एकता और प्रसिद्ध यूरोपियन नियम लागू नहीं होता। ईदगाह कहानी में ये सारी बातें दिखती हैं। यहाँ भी प्रेमचंद जस तस व्यंग और बारीक मार से दिखाई देते हैं। यानी प्रेमचंद अगर मैं ईदगाह की बात करूं तो इसमें कई जगह पर व्यंग करते हैं, और एक गरीबी है, जो गांव की समस्या है, उसको बारीकी से हमें लिखते दिखाई देते हैं। कहानी के शीर्षक का ही उदाहरण ले तो ईदगाह खुशियों की सौगात देने वाला वहीं बराबरी महान संदेश भी देता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रसिद्ध आलोचक शिव कुमार मिश्र ने लिखा है, जब तक सब लोग ईदगाह में हैं, बराबर हैं, भाईचारे में बंधे हैं, पद धन सब भेदभाव से ऊपर है। प्रेमचंद ने इस्लाम के संदर्भ में जोर देकर उसकी इन विशेषताओं को रेखांकित किया, परंतु जैसे ही नमाज खत्म होती है और लोग
जाते हैं, फिर उनके पास पैसे, वह मेले में आनंद लूटता है, जिसके पास पैसे नहीं है वह अलग थलग मौज उड़ाने वाली मस्ती देखता है और इस तरह तर्कों से अपने मन को समझाता और शांत करता है। प्रेमचंद की बहुत सी कहानियाँ इसी तरह के अनेक अर्थों की अस्तर वाली कहानियां हैं और यही उनकी खूबी है। ईदगाह के भीतर सारी सुंदरता और उसके बाहर की कंट्रोवर्सी भी कहानी में महत्वपूर्ण बनाता है कि प्रेमचंद जिसे सजग होकर के उजारते हैं। देखा जाए तो इस काम के लिए प्रेमचंद ने किसी भारी नक्काशी और पिचकी की जरूरत नहीं होती। वह छोटे छोटे वाक्यों को यहाँ पर कह सकते हो कि ईदगाह में उन्होंने प्रयोग किया है। उनकी शैली सहज और सरल है, जिसमें बुनावट नहीं दिखाई देती। यानी प्रेमचंद की अगर मैं शैली की बात करूं तो सहज और सरल सहज शैली में इन्होंने लिखा है। इसमें किसी प्रकार की बनावट नहीं दिखाई देती। यानी बनावट का मतलब किसी प्रकार का कह सकते हो कि ओवर एज लिख करके लिख रहे हैं। ओवर एज का मतलब बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, या बनावट का मतलब यानी उन्होंने मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि रियलिटी हमें इसमें दिखाई देती है। फिर इसका यहाँ पर देखिए भाई इसका संवाद क्या है, देखिएगा कहानी में आए संवादों को देखें तो इनके माध्यम से प्रेमचंद अपने समय की विडंबना, यानी प्रेमचंद के समय में किस प्रकार की समस्याएं थी समाज में, किस प्रकार की विडंबनाएं थी, किस प्रकार की गरीबी थी, उसको यहाँ पर उजागर किया या दिखाने का प्रेमचंद जी ने इस ईदगाह कहानी में प्रयास किया है। कहानी के आरंभ में आया महमूद मोहसिन का यह संवाद देखिए, जहां एक क्लब हाउस को देखकर बच्चे बात करते हैं और यहां आने वाली औरतों के साथ अपनी माओ की तुलना करते हैं। प्रसंग है कि क्लब में बैत से खेलना बहुत मुश्किल काम है और यह उनकी अम्मी के बस का नहीं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, चलो मानो आटा पीस डाली है, जरा सा बैट पकड़ लो तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े में तो भैंस पी जाती है। किसी मोम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा आ जाएगा। ठीक है, जो मुहाती हैं। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद तो नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई तो चौधरी के खेत में जा पड़ी। अम्मी इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच यदि यहाँ आप देखेंगे तो मजे मजे में प्रेमचंद क्लब में बैत चलाने वाली गोरी मैम का देहात की अनपढ़ गवार कहे जाने वाली औरतों के समकक्ष बौना साबित कर देते हैं। नहीं कह सकते जो गांव की जो महिलाएं होती हैं जो क्लब उलब में जाती हैं वो नाचने कूदने में ज़रूर हैं, लेकिन जो गांव की अनपढ़ औरतें होती हैं उनके साथ उनका कोई मुकाबला नहीं। गांव की अनपढ़ औरतें कितना काम करती हैं, क्या कर लेती हैं, लेकिन जो शहर की मीम है, साहब गोरी मैम है, कह सकते हो कि जो शहर के भाई जो लोग कल्चर है, रिवाज है, वो गांव में लोग वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। नहीं कह सकते हो कि गांव की अनपढ़ जो महिलाएं हैं उनको कह सकते हो कि जो शहर की जो क्लब में जाने वाली औरतें हैं उनकी तुलना करते हैं। ठीक है, और प्रेमचंद यहाँ पर क्लब में बैत चलाने में उनके कह सकते हो कि एक प्रकार से उनकी बौना साबित, यानी कह रहे हैं कि गांव की जो औरतें हैं उनके आगे कहीं पर शहर की औरतें टिकती नहीं हैं। प्रेमचंद की कला में साधारणता दिखाई देता है कि जब वह साधारण घटनाओं को और बोलचाल और बातों में अपने ही समय में खोल देते हैं। कहानी का अगला पड़ाव जब चिमटा खरीदने के लिए हामिद अपने चिमटे के सामने दूसरे बच्चों के खिलौने की बेकार सिद्ध कर देता। देखिए, मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता है। यानी बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि भाई तुमने चिमटा खरीदा, तुम्हें चिमटे से क्या फ़ायदा है, हमने तो बहुत सारा खिलौना लिया है। तो जो हामिद बच्चा है और जो अन्य बच्चे हैं उनमें बातचीत हो रही है। तो मोहसिन कह रहा कि देखो तुम्हारा चिमटा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा करके कहा, भिश्ती का एक और डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लेकर के उसके द्वार छिड़कने लगेगा। मोहसिन पस्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधाए फिरोगे तो वकील साहब के पैर पड़ोगे। हामिद इस प्रलभ तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूर ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे को हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ जरा भी कुश्ती हो जाए, सारी सूरत देखकर दूर भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। तो उसने समझाया कि हामिद लाजवाब हो गया, लेकिन
यह बात हुई ना। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यह वकील सिपाही और लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा, यानी रसोई में रहेगा। भाई आपस में जो भाई जो बच्चे हैं, किसी ने क्या किया, बच्चों ने अलग अलग खिलौने खरीदे, किसी ने वकील खरीदा है, किसी ने पुलिस खरीदा, किसी ने जज खरीदा, तो उससे उसकी कह रहे हैं कि भाई चिमटा का क्या मुकाबला वकील के सामने, जज के सामने। तो उसमें बच्चे जो है आपस में वो बातें कर रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे आपस में बोलते हैं, भाई तुमने तो वकील लिया, मेरा वकील बहुत बड़ा है, मेरा वकील तो कोर्ट में जाएगा, तुम्हारा चिमटा तो वो रसोई में पड़ा रहेगा, और हमारा तो जज है, हमारा तो पुलिस वाला है, तुमको पकड़ लेगा, तुम्हारा चिमटा कुछ नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की आपस में क्या कर रहे हैं, बच्चे संवाद कर रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं। यानी जब हामिद ने चिमटा खरीदा है, अन्य बच्चों ने जो खिलौने खरीदे हैं, उस संवाद को यहाँ पर कह सकते हो, यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, छोटे बच्चों के इन संवादों में कैसी बड़ी बड़ी बातें आ गई हैं, यह भी नहीं है कि किस तरह अस्वाभाविक लगे, आरोपित लगे। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने जिन पेशों की तीखी आलोचना की है, यहाँ उनमें से कुछ ऐसा बढ़िया मजाक प्रेमचंद उड़ा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन के उस दौर में कानून का अर्थ अंग्रेजी हुकूमत की पैरवी करना था। तभी साधारण जनता के मुख से प्रेमचंद कहलवा रहे हैं कि वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनको कानून का पेट में बदल डालेगा। तो इस प्रकार की अब इसकी बात करेंगे, इसकी भाषा किस प्रकार की है। ठीक है, यानी ईदगाह जो कहानी है, इसमें भाषा किस प्रकार की है, या इसमें भैया लैंग्वेज किस प्रकार की यूज की गई। देखो, प्रेमचंद की कथा भाषा पर बात करते हुए सबसे पहले जिस बात पर ध्यान दिया जाता है वह इस भाषा में निरंतरता, आम फहमा होना, बोलचाल सरीकी होना और सुबोध, यानी कह सकते हैं इसकी जो भाषा है बोलचाल की भाषा है, ठीक है, और सुबोध भाषा है। ठीक है, प्रेमचंद के समूचे लेखन में सादगी और सौंदर्य कहा गया है, लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि सादगी में कोई कला नहीं है। वस्तुतः प्रेमचंद का कौशल वो भी साधारण दिखाई देने वाली भाषा है। नहीं कह सकते प्रेमचंद ने इसमें साधारण भाषा, गांव की भाषा और बोलचाल की भाषा का इसमें प्रयोग किया है। कहानी में कुछ वाक्यांश दिए हैं जिसमें प्रेमचंद की कथा भाषा का निखरता है, यानी सवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इसकी बला से तो ये सेवैयाँ खाएंगे, वह क्या जाने कि अब्बा जान क्या बदमाश चौधरी कयामत अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर है कि चौधरी आंख बदल लें तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। अपनी जेब में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और फिर खुश होकर के रखते हैं। इस प्रकार की चीज़ों का कह सकते हो कि प्रेमचंद जी ने बहुत सारी लाइनों का इसमें प्रयोग किया और बहुत सारी लाइनों का यूज किया। इससे पता चलता कि प्रेमचंद किस प्रकार की कसौटी के कवि, उनकी भाषा पर इतनी ज़्यादा पकड़ है और भाषा को किस प्रकार से हिंदी के शब्दों का प्रयोग, उर्दू के शब्दों का प्रयोग और फारसी के शब्दों का प्रयोग कह सकते हो कि यहाँ पर जिस प्रकार से इस कहानी के टॉपिक को जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रेमचंद की जो भाषा कैसे प्रसंगानुकूल है और बूढ़ी अमीना ईद का कहना, बच्चों की जेब खर्च कुबेर का खर्च समझा जाना, कॉलेज शिक्षा उपहार, चौधरी को धनवान का रहस्य होना, चिमटे का रुस्तम हिंद कहना, वकील साहब को कानूनी गर्मी जैसी उपमा गढ़ना और अंत में दादी का लड़के को ना समझी नहीं बेसमझ कहना, प्रेमचंद को साधारण और भाषा अधिकार, यानी प्रेमचंद की इस प्रकार की भाषा को बहुत विशेष भाषा के रूप में हम यहाँ पर रेखांकित करते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार की इसमें भाषा का कह सकते हो भैया प्रयोग किया गया है या यूज किया गया। ठीक है, हेलो में देखोगे क्या कह रहे हैं, भाषा में देखिएगा कि कहानी का शीर्षक अपने आप में संदेश है। ईदगाह खुशियां बांटने वाला स्थल है और कहानी में हामिद की ईदगाह यात्रा अंततः अमीना और उसके निरंतरता मामूली और विस्पान जीवन की असाधारण खुशियों का संदेश लाती है। यह कहानी का शीर्षक चिमटा होता है तो कहानी का भेद पहले ही खुल जाता है। नहीं करें, कहानी का जो शीर्षक है ईदगाह रखा तो सही है, लेकिन अगर इस कहानी का अगर हमने चिमटा रखा होता, कहानी का अगर जो शीर्षक है, ठीक है, टाइटल है, अगर कहीं चिमटा होता तो पूरा कहानी का भेद खुल जाता। ठीक है, यदि कहानी का शीर्षक चिमटा होता तो, ठीक है, और अंत में खुलता है
तो इन सभी दृष्टियों से कहानी बहुत ज़्यादा अस्मरणीय बन जाती है, बहुत ज़्यादा विशेष कहानी और बहुत ज़्यादा फेमस कहानियों में से अगर मैं बोलूँगा तो एक रहेगी। जैसे दो बैलों की जो कथा सबने खूब पढ़ी है, ठीक है, अगर प्रेमचंद की अगर मैं कहानी की बात करूं, दो बैलों की कथा बहुत फेमस रही। उसी में अगर मैं बोलूंगा तो ईदगाह बहुत फेमस कहानियों में से, छोटे बच्चों से रिलेटेड कहानियां कि एक बच्चे का भाव जो बताया गया है, तो बहुत फेमस कहानियों में से प्रेमचंद की रहेगी। और भाषा को जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर प्रेमचंद भाई उर्दू के शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग, हिंदी के शब्दों का प्रयोग, ठीक है, फारसी के शब्दों का प्रयोग, या और भाषा जो है सामान्य भाषा है, गांव की बोलचाल की भाषा, उस प्रकार की यहाँ पर लैंग्वेज का प्रेमचंद जी ने क्या कह सकते हो प्रयोग किया। अब इसका अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन में जो आपको लिखना रहेगा वो इसकी शीर्षक की उपयुक्ता, यहाँ पर देखिएगा भाई शीर्षक की उपयुक्ता को देखिएगा किस प्रकार से। देखोगे कहानी का शीर्षक ईदगाह है, जबकि अमीना और हामिद के भावात्मक संबंधों की कहानी बताता है, यानी कह सकते कहानी का जो शीर्षक दिया गया है ईदगाह, जो हामिद है और उसकी जो दादी है उसका किस प्रकार के संबंध रिलेशन है उस कहानी को बताता है। यही कहानी का मूल भाव है या प्रतिपाद्य है। प्रेमचंद बहुत सावधान कलाकार थे, यानी बहुत सावधान रह करके चीजों को लिखते थे। अकारण कोई शीर्षक रख दें उचित नहीं लगता, यानी प्रेमचंद बिना सोचे समझे किसी प्रकार का कोई शीर्षक नहीं लिखते हैं, ना ही कहते हैं। कहानी में जब हामिद ईदगाह पहुंचता है तब वह वर्णन करते हुए प्रेमचंद ने लिखा है, इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं, लेकिन कहानी में चौधरी कयामत अली जैसे धनवान हैं जिनका काबू में 100 जन्नत रहते हैं, तो आमीन जैसे निर्धन हैं भी हैं जो 2 रोटी के लिए भी मोहताज हैं। ऐसा प्रतीत होता कि ईदगाह कहानी जहां संबंधों की मार्मिकता को दर्शाती, यानी किस प्रकार के संबंध है। देखो रिलेशन बहुत यहाँ बताया कि कहाँ दादी और हामिद में किस प्रकार के संबंध है, गरीब और अमीर में किस प्रकार के संबंध है, उन संबंधों को ये कहानी बताती है। और ईदगाह के दिन सभी बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। भाई त्योहार के दिन तो सभी बराबर हो जाते ना, ईदगाह में जब लोग नमाज अदा करने जा रहे हैं तो उस समय सभी बराबर हैं, ना उसमें कोई धनवान है ना बड़ा है ना पैसे वाला रुपए वाला है, सभी बराबर हो जाते हैं। उसी को यहाँ पर ईदगाह कहानी को बताती दर्शाती है। हमारे सामाजिक और आर्थिक बराबरी का भी स्वप्न कहानी में आकांक्षा बनकर के उभरता और इस कहानी में हम देख सकते हैं, ठीक है। और शीर्षक कह सकते हो कि हमें इस कहानी का उपयुक्त लगता है, या कहानी का जो शीर्षक प्रेमचंद जी ने दिया है या पूरी तरीके से हमें सही दिखाई देता है, या कहानी का जो शीर्षक है पूरा हमें सटीक दिखाई देता है जिस प्रकार ने प्रेमचंद जी ने इस कहानी के शीर्षक को लिखा है। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पर जैसे कहानी के द्वैभाषिक विशेषता बताओ, या कहानी क्या चित्रित परिवेश की विशेषता को बताइए। यहाँ पर जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ 15.7 आ गया आपका, ठीक है, आपका सारांश आ गया। उसी के बाद ये चैप्टर नंबर जो 15 है जो ईदगाह है, इस कहानी लगभग खत्म हो गई है। ईदगाह का जो आपको इसका बताना, ठीक है, विश्लेषण और मूल्यांकन। तो चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 आप दोनों को अगर एक साथ ही देखेंगे तो आपको कहानी ईदगाह जो है, ईदगाह के 2 चैप्टर हैं। चैप्टर क्या है, चैप्टर 14, 15। तो सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 14 का वीडियो देखिएगा, फिर चैप्टर नंबर 15 का वीडियो देखिएगा। तो इससे क्या होगा, आपको सारी जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ जाएंगी और अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद 2 चैप्टर और बचे हैं जिसमें हमें जो कहानी और पढ़नी है, शायद 2 बैलों की जोड़ी वाली कहानी है, उसको हमें देखना है, ठीक है। वो कहानी भी बहुत बेहतर कहानी, बहुत अच्छा है। अब इसके बाद 2 चैप्टर और बचे हैं, उसी के साथ हमारा क्या होगा, ये पूरी बुक समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो लगभग इसमें जितना था मैंने आपको बता दिया है। आप दोबारा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पहले चैप्टर नंबर 14 की वीडियो देखिए, फिर चैप्टर नंबर 15 की, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस सारी यथार्थवादी कहानियों में से अगर मैं बोलूँ तो ईदगाह कहानी है, ठीक है। इसका प्रतिपाद उसी के आधार पर आप लिखना, ठीक है, अगर प्रतिपाद लिखने को आ गया, ठीक है।